नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है नासिक से, जहां पर एक होटल में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। नासिक में शिवसेना नेता के कमरे से कैश बरामद हुआ है। शिंदे गुट के नेता जयंत साठे के कमरे से पैसे मिले हैं। जयंत साठे के कमरे से 2 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। तो कैश मिलने का ये जो सिलसिला है महाराष्ट्र में, और वोटिंग से ठीक एक दिन पहले ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त नासिक से आ रही है, जहां पर एक होटल में चुनाव आयोग ने ये बड़ी कार्रवाई की है और यहां शिवसेना नेता के कमरे से कैश बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि शिंदे गुट के नेता हैं जयंत साठे, जिनके कमरे से 2 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है नासिक से, जहां पर एक होटल में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। नासिक में शिवसेना नेता के कमरे से कैश बरामद हुआ है। शिंदे गुट के नेता जयंत साठे के कमरे से पैसे मिले हैं। जयंत साठे के कमरे से 2 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। तो कैश मिलने का ये जो सिलसिला है महाराष्ट्र में, और वोटिंग से ठीक एक दिन पहले ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त नासिक से आ रही है, जहां पर एक होटल में चुनाव आयोग ने ये बड़ी कार्रवाई की है और यहां शिवसेना नेता के कमरे से कैश बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि शिंदे गुट के नेता हैं जयंत साठे, जिनके कमरे से 2 करोड़ रुपए बरामद किए गए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अंबेडकर नगर से बड़ी खबर। कटहरी विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी शोभावती वर्मा के पति व सांसद लालजी वर्मा ने प्रशासन पर लगाया गंभीर आरोप। कहा, प्रशासन व पुलिस सपा कार्यकर्ताओं पर बना रहा दबाव। इस सिलसिले में सांसद लालजी वर्मा ने पुलिस अधीक्षक अंबेडकर नगर को पत्र लिखकर कार्यवाही के लिए व निष्पक्ष मतदान करवाने के लिए अपील की है। लालजी वर्मा ने कहा कि मुझे पुलिस पर कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मैं अपनी सुरक्षा में लगे गनर को भी छोड़ रहा हूं। वहीं अंबेडकर नगर के जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने कहा कि हम चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए कटिबद्ध हैं। अंबेडकर नगर से जगजीवन यादव की रिपोर्ट। हमने भी, हमारे पास जो भी शिकायतें आ रही हैं, हम लोग लगातार उसको चेक कर रहे हैं, उसका परीक्षण करा रहे हैं। ये बात सही है। इस चुनाव को शांतिपूर्वक, सकुशलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए सारे जितने भी अधिकारी कर्मचारी, चाहे वो प्रशासन के हों चाहे वो पुलिस के हों, वो पूरी तरह से जी जान से लगे हुए हैं और इसकी शुचिता के साथ किसी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। निश्चित रूप से आप पाएंगे, और अभी आप देख भी रहे हैं, आपने हमारा लोकसभा का चुनाव भी देखा है, तमाम लोगों ने तमाम तरह की बातें कही होंगी, लेकिन किस प्रकार से, कितने बेहतरीन तरीके से ये चुनाव संपन्न हुआ था, उसी प्रकार से हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। पूरी तरह से प्रशासन कटिबद्ध है, एडामेंट है कि हम पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ इस चुनाव को संपन्न करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। भारतीय पत्रकार महासभा द्वारा राजधानी लखनऊ में आयोजित किया गया ऐतिहासिक गौरव सम्मान समारोह। प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रेस क्लब उन्नाव के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों में महामंत्री भानु सिंह चंदेल, कोषाध्यक्ष सलमान रफीक, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नाशिर खान, मंत्री साबान मलिक, उपाध्यक्ष मोहम्मद आमिर को डीआईजी आरएन पांडे व एलजी विवेक कुमार सिंह द्वारा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। भारतीय पत्रकार महासभा कार्यकारिणी के पदाधिकारी मिर्जा आलम शेर, फैसल रहमान सख्वी, एसएम जावेद, हबीब अलवी सहित सैकड़ों पत्रकार साथियों को भी सम्मानित किया गया। भारतीय पत्रकार महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हसनैन जाफरी द्वारा पत्रकार सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। पत्रकार साथियों ने बारी बारी से पत्रकार साथियों पर हो रहे अत्याचार को लेकर अपनी अपनी आवाज को उठाया। सम्मान समारोह के समापन के बाद पत्रकार साथियों के लिए जलपान के लिए भी उचित व्यवस्था की गई। एनटीवी न्यूज से भानु सिंह चंदेल की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। दिल्ली का IQI पहुंचा 500 के पार। एनसीआर में 12वीं तक के स्कूल बंद। DU में भी 23 नवंबर तक ऑनलाइन होगी पढ़ाई। दिल्ली में दफ्तरों का बदला टाइमिंग।
महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की कार पर पथराव, सर पर लगी चोट, गाड़ी का शीशा भी टूटा, आरोपी अरेस्ट। अमेरिका में पुलिस के हाथ में चढ़ा लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल। मुंबई पुलिस ने शुरू की प्रत्यर्पण की कोशिश, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में आरोपी। ब्राजील में G20 समिट में पीएम मोदी ने गरीबी और भुखमरी से लड़ाई पर दिया जोर, कहा भारत में गरीबी रेखा से बाहर आए 25 करोड़ लोग। आईडीएफ के हमलों का हिजबुल्लाह ने दिया जवाब, तेल अवीव के रमत गन इलाके पर रॉकेट अटैक, बिल्डिंग में खिड़कियों के कांच टूटे, 4 लोग घायल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। क्या बदल जाएगा ईरान का सुप्रीम लीडर? क्या अली खामेनेई ने उत्तराधिकारी चुन लिया है? ईरान और इजराइल में चल रहे जंगी घमासान के बीच ईरान में सत्ता का संघर्ष भी तेज हो गया है। खुलासा हुआ है कि ईरान में कुछ बड़ा होने वाला है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है। ईरान इंटरनेशनल आउटलेट ने दावा किया है कि 15 नवंबर को ईरान की विशेषज्ञ सभा के सदस्य अबुल हसन मदहवी ने ऐलान किया कि सभा ने अली खामेनेई के उत्तराधिकारी पर मुहर लगा दी है। जल्द ही ईरान को नया सुप्रीम लीडर मिल सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम लीडर के लिए 3 संभावित नाम चुने गए हैं, जिनमें पहला नाम अली खामेनेई के दूसरे बेटे मुज्तबा खामेनेई का है, जबकि दूसरा संभावित नाम है अली रेजा अराफी का और तीसरे संभावित उम्मीदवार हैं हाशिम हुसैनी बुशैरी। ईरान की राजनीति में भले ही इन 3 नामों की चर्चा है, लेकिन खुलासा हुआ है कि 26 सितंबर को ईरान के विशेषज्ञों की सभा के 60 सदस्यों ने पहले ही मुज्तबा खामेनेई को गुप्त रूप से देश के सुप्रीम लीडर के रूप में चुन लिया है। बताया जा रहा है कि सुप्रीम लीडर खामेनेई ने फौरन ही उत्तराधिकारी चुनने का फैसला इसलिए लिया है क्योंकि खामेनेई को इजराइल से हत्या का डर सता रहा है और वो चाहते हैं कि उनके निधन से पहले ही सुप्रीम लीडर कमान संभाल ले। मुज्तबा खामेनेई के सुप्रीम लीडर बनने का इशारा ईरान के जाने माने नेता अब्बास पलिजदार ने भी दिया है, जिन्होंने दावा किया है कि मुज्तबा खामेनेई ही सुप्रीम लीडर के सबसे बेहतर दावेदार हैं और वो ही ईरान को बुलंदियों पर पहुंचा सकते हैं। आखिर मुज्तबा खामेनेई को ही क्यों ईरान का अगला सुप्रीम लीडर चुना गया है, ये भी समझ लीजिए। मुज्तबा खामेनेई की पहचान एक धार्मिक और कट्टरपंथी राजनेता के रूप में है। वो सर्वोच्च नेता के दफ्तर में एक कमांडिंग ऑफिसर की भूमिका निभाते हैं। ईरान के कई नीतिगत निर्णयों में मुज्तबा की भूमिका रही है। मुज्तबा 80 के दशक में IRGC में भी शामिल रहे। साल 2009 में मुज्तबा ने ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों को दबाने में अहम भूमिका निभाई थी। बताया जाता है कि मुज्तबा खामेनेई के नाम पर मुहर लगने से IRGC भी खुश है, क्योंकि मुज्तबा के IRGC के भीतर मजबूत संबंध है। खास बात यह भी है कि ईरान का सुप्रीम लीडर ही सैन्य कमान और परमाणु कमान का सर्वोच्च कमांडर होता है। इसलिए जानकारों का मानना है कि मुज्तबा खामेनेई के गद्दी संभालते ही ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम तेज कर सकता है, परमाणु बम बना सकता है, क्योंकि अमेरिका में ट्रंप की जीत के बाद से ईरान की बौखलाहट बढ़ गई है। मुज्तबा खामेनेई ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के पुत्र हैं, लेकिन इनकी अलग पहचान भी है। दरअसल 2009 में जिस समय तत्कालीन अहमदीनेजाद सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जबरदस्त तरीके से हो रहे थे, तो इन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी उस प्रदर्शन को कुचलने में। यानी कि तभी से पता चल गया था कि इस्लामिक शिक्षा प्राप्त यह व्यक्ति, जो कि ईरानियन रेवोल्यूशन गार्ड के साथ भी काम कर चुका है, वास्तव में कट्टरपंथ की एक प्रयोगशाला है। और यही वजह है कि ईरान के अंदर इनका सत्ता में आना मतलब यही है कि ईरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और ज्यादा अलग थलग पड़ जाएगा। ईरान के कट्टरपंथी भी लगातार ईरानी सरकार को परमाणु बम बनाने को कह रहे हैं, ताकि अमेरिका और इजराइल के हमलों से बच सके। ईरान के विदेश मंत्री ने भी धमकी दी है, यदि IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में ईरान के खिलाफ प्रस्ताव जारी किया जाता है तो हम अपने परमाणु कार्यक्रम में नए उपायों को लागू करके जवाबी कार्रवाई करेंगे। अगले साल हमारा परमाणु कार्यक्रम संवेदनशील और जटिल होगा। हम किसी भी स्थिति और परिस्थितियों के लिए तैयार हैं।
ईरान की इन धमकियों से यह आशंका है कि अगर ईरान में मुज्तबा खामनेई नए लीडर बनते हैं तो ईरान परमाणु बम बना सकता है, क्योंकि IAEA पहले ही कह चुका है कि ईरान परमाणु बम बनाने के करीब है। माना जा रहा है कि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो फिर अमेरिका और इजराइल के लिए उस पर काबू करना मुश्किल हो सकता है। मिडिल ईस्ट में इजराइल और अमेरिका की चुनौती कई गुना बढ़ सकती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं NTV न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। दिल्ली में नवंबर के महीने में मौसम ने करवट लेते ही हल्की ठंड ने दस्तक दे दी, मगर सर्द मौसम में भी इंद्रप्रस्थ में सियासी तपेश बरकरार है। ऐसा इसलिए कि देश की राजधानी में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सोमवार को बड़ा राजनीतिक उठापटक देखने को मिला। दिल्ली की आप सरकार में कैबिनेट मंत्री और अरविंद केजरीवाल के करीबी रहे कैलाश गहलोत बीजेपी में शामिल हो गए। रविवार को जिस तरह अचानक मंत्री पद और पार्टी से इस्तीफा देकर कैलाश गहलोत ने छुट्टी वाले दिन भी शहर की सियासत में उबाल ला दिया था, कुछ उसी तरह सोमवार को उन्होंने बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर पार्टी का दामन थाम लिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा मौजूद रहे। कभी आप के साथ अपनी सियासी पारी शुरू करने वाले कैलाश गहलोत ने बीजेपी की सदस्यता लेते ही आप पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वो राजनीति में आम आदमी की सेवा के लिए आए, लेकिन जिस पार्टी से वो इस मकसद के साथ जुड़े थे उनमें अब सब खास हो गए हैं। मैं तो पेशे से वकील हूं, वकालत छोड़ के हम आम आदमी पार्टी से जुड़े। अगर जिन वैल्यूज के लिए हम इकट्ठा है, जिन वैल्यूज के लिए आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, अगर वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज्ड होते हुए अगर देखने को मिली कि जिस मकसद के लिए वो जुड़े थे वो आज उनको नजर नहीं आ रहा। एक आम आदमी की सेवा करने के लिए जुड़े थे, वो आम आदमी से मेरे ख्याल से सब वो लोग खास हो गए हैं। वहीं कल उनके इस्तीफे के बाद आप सांसद संजय सिंह की तरफ से उन पर लगाए गए आरोपों पर उन्होंने साफ कहा कि इस फैसले के पीछे उन पर किसी भी तरह का दबाव नहीं था। कुछ लोग सोचते हुए कि ये ओवरनाइट कुछ डिसीजन हो गया या किसी के दबाव में ये मैंने निर्णय लिया। हर एक व्यक्ति जो ये सोच रहा है कि किसी के दबाव में मैंने निर्णय लिया, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने आज तक किसी के दबाव में आके कोई काम नहीं किया। मुझे सुनने में आ रहा है कि ऐसा कोई नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि जिन्होंने ईडी के दबाव में कर दिया, सीबीआई के दबाव में कर दिया, तो ये सारी मेरे ख्याल से गलतफहमी है। इसके अलावा केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच टकराव की राजनीति पर कैलाश गहलोत ने कहा कि इस तरह दिल्ली का विकास नहीं हो सकता। कोई सरकार अगर लगातार हर छोटे विषय पे, हर बड़े विषय पे अगर केंद्र सरकार के साथ पूरा समय, चाहे उसके मंत्री हैं चाहे चीफ मिनिस्टर हैं, अगर पूरा समय अगर वो लड़ाई में निकालेंगे तो मेरे ख्याल से दिल्ली का विकास नहीं हो सकता। दिल्ली का विकास अगर हमें करना है तो अपने अच्छे संबंध बना के रखने ज़रूरी हैं। अगर दिल्ली का विकास अगर वाकई में हो सकता है तो फिर वो केंद्र में जो बीजेपी की सरकार है उसके साथ कंधे से कंधा मिला के एक मजबूती के साथ आगे बढ़ के उसका विकास हो सकता है। और यही कारण रहे कि मैं बीजेपी के परिवार से जुड़ा हूं आज। तो कभी सहयोगी रहे कैलाश गहलोत के बीजेपी में जाने पर दिल्ली के पूर्व सीएम और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं। वो फ्री हैं, जहाँ मर्जी जो मर्जी स्वागत कर सकते। वहीं कैलाश गहलोत के आप छोड़ने पर बीजेपी नेताओं ने बड़ा हमला बोला। दिल्ली की जो सरकार है आम आदमी पार्टी की, उसकी आम आदमी पार्टी क्वालिटी इंडेक्स भी निरंतर गिर रहा है और उसके नेता निरंतर पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा जो शुरू से इस पार्टी के आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, उसने आम आदमी पार्टी को छोड़ा है। फाउंडर मेंबर कह रहा है कि आम आदमी पार्टी में अब आम कुछ नहीं रहा है, तो केजरीवाल जी वो आप ही के लिए कहा गया है। आम आदमी पार्टी ने जनता से बड़े बड़े वायदे किए जो पूरे नहीं कर पाए, उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए। और श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार के नए आयाम स्थापित किए और उन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ, जैसे अली बाबा 40 चोर थे, वैसे आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल जी और 40 साथी ऐसे और होंगे जिन्होंने ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार और केवल भ्रष्टाचार ही किया है। आम आदमी पार्टी की मुझे लगता है पतझड़ आ गई और इनके पत्ते टूट के गिरने लगे
और ये धीरे धीरे आप आगे जाके देखना, जितने ईमानदार लोग हैं वो सब छोड़कर भागेंगे। आपको बता दें, कैलाश गहलोत आप सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, केजरीवाल आतिशी सरकार में मंत्री रहे, गृह परिवहन IT विभाग की जिम्मेदारी थी, प्रशासनिक सुधार, महिला बाल विकास भी शामिल। नसबगढ़ सीट से 2 बार के विधायक हैं। फरवरी 2015 में पहला चुनाव जीता था। अन्ना आंदोलन से राजनीति में कदम रखा था। राजधानी दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कैलाश गहलोत का पार्टी छोड़ना आपके लिए बड़ा झटका है, जैसे बीजेपी भुनाने की पूरी कोशिश करेगी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि देश की राजधानी के वोटरों पर इसका क्या असर होगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं NTV न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। लखनऊ से बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पहुंचे लखनऊ। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व मौजूदा सांसद चिराग पासवान का किया गया जोरदार स्वागत। वीरांगना उदा देवी पासी के बलिदान दिवस के कार्यक्रम में हुए शामिल। लखनऊ के मलिहाबाद में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने वीरांगना उदा देवी पासी के बलिदान दिवस को लेकर श्रद्धांजलि अर्पित की। भारी संख्या में नेताओं व कार्यकर्ताओं ने किया केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का स्वागत। केंद्रीय मंत्री ने कार्यक्रम में भारी संख्या में शामिल लोगों को किया संबोधित। वहीं कार्यक्रम में शामिल भारी संख्या में कार्यकर्ताओं व जनता ने चिराग पासवान जिंदाबाद के लगाए नारे। NTV न्यूज 24/7 लाइव के लिए रविशंकर, एडिटर-इन-चीफ, लखनऊ। देखिए, आज वीरांगना उदा देवी पासी जी का बलिदान दिवस है। हर साल मेरे नेता, मेरे पिता यहाँ पर आकर उनके इन बलिदान दिवस के दिन समाज के लोगों को एकजुट कर एकता का वही संकल्प दिलाते थे जिस सोच के लिए उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई उदा देवी जी ने लड़कर अपना सर्वोच्च बलिदान देने का काम किया। आज जब मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी इस दुनिया में नहीं, उनके इसी सोच, उनके इन्हीं सिद्धांतों पर आगे चलने का काम कर रहा हूँ। आज यहाँ पर आकर समाज एकजुट रहे, एकता के साथ हम लोग अपने हक अधिकारों की लड़ाई को लड़ने का काम करें। बाबा साहब ने भी यही सीख दी थी, शिक्षित हो, संगठित रहना बहुत ज़रूरी है, तभी आप सही मायनों में संघर्ष कर अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। तो आज उसी सोच को अपने साथियों के साथ, अपने पार्टी नेता कार्यकर्ताओं के साथ साझा करने यहाँ पर आए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं NTV न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। और नौकरी एजेंडे में इसलिए नहीं है क्योंकि आरक्षण इनके एजेंडे में नहीं है। इसीलिए जानबूझ करके ये नौकरियां उलझाते हैं, क्वेश्चन पेपर को बदलते हैं, गलत क्वेश्चंस जारी करवाते हैं, और अगर नौकरी मिल भी जाए तो ये जाकर के कोर्ट में उलझवा देते हैं नौकरी, जिससे नौजवान को नौकरी न मिल जाए। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, उस समय भी निवेदन किए थे कि जब लोकसभा का चुनाव था, हम लोगों ने कहा देश के संविधान और लोकतंत्र पे खतरा है। मैं अपने तमाम गरीबों को, तमाम हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते पे चलने वाले, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों को आगे बढ़ाने वाले और नेताजी का संघर्ष याद करने वालों को कहना चाहता हूं, जब तक उत्तर प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी है, तब तक संविधान को खतरा रहेगा, हमारे लोकतंत्र को खतरा रहेगा। संविधान और लोकतंत्र तभी बचेगा जब उत्तर प्रदेश और देश की सरकार से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। क्या आप नहीं देख रहे जो हमें और आपको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिया, एक वोट डालने का अधिकार जो मिला है? बताओ, भारतीय जनता पार्टी तरीके नहीं अपना रही कि रोक लें हम इनका वोट, कि वोट डालने ना जा पाए। तरीका अपना रहे कि कैसे इनको रोक लें, दबाव बना लें। हमारे प्रधान भाई भी लोग होंगे, उन पे भी बहुत दबाव बनाया जा रहा होगा। कोटेदार भाई लोग होंगे, उन पे भी बहुत दबाव बनाया जा रहा होगा। BLO पहले ही हटा दिए, अधिकारी पहले ही साफ कर दिए, लेकिन जनता पूरी तरीके से ईमानदारी से तैयार है इस बार भारतीय जनता पार्टी का हिसाब किताब और उनको सफाया करने का। क्योंकि जो लोकसभा का चुनाव जीता हुआ हम
तिगड़म की वजह से, दबाव की वजह से नहीं जीत पाए। याद होगा लोकसभा चुनाव भी हम लोग जीत गए थे, लेकिन हम लोग सर्टिफिकेट नहीं दिला पाए। बताओ इस चुनाव में हिसाब किताब पूरा करोगे आप क्या नहीं करोगे? ये जो हमारी बहन लड़ रही, इनका मनोबल बढ़ाओगे आप लोग? अब तो मैं भरोसा करके जाऊं कि इस विधानसभा के लोग डरेंगे नहीं, न घबराएंगे। बताओ मुख्यमंत्री जी हमें कहते हैं कि हम माफिया हैं, हमें कहते हैं अपराधी हैं। मुझे लगता है कि वो जब सुबह निकलते होंगे तब आईना नहीं देखते होंगे। सच्चाई है कि सब उन्हीं के साथ है, हम लोगों के साथ कोई नहीं है। इसलिए मदद करो आप सब लोग मिलकर के। जब आपने इतने देर इंतजार कर करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया है, हमें पूरा भरोसा हो गया है कि ये नौजवान भूखे प्यासे रह करके भी वोट डालने का काम करेंगे। इसलिए डालिए, मदद करिए, और ये लोग भी सहयोग करेंगे जैसे अभी सहयोग कर रहे हैं इतनी रात में आपका सब। ये लोग भी सहयोग करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं एक ही बात कह करके जाना चाहता हूं, प्रशासन के लोग ये याद रखें, बड़े लोग ये सब साथ दे रहे हैं, ये जितने लोग ड्यूटी पे हैं ये सब आपकी मदद करेंगे। उस दिन भी ड्यूटी दे करके आपका वोट डलवाएंगे। लेकिन जो बड़े अधिकारी हैं जिन्हें बड़ी कुर्सी चाहिए, मेरा उनसे यही कहना है कि आपकी अपनी सीसीटीवी से तो बच सकते हो, आपकी जो सीसीटीवी है उससे तो बच जाओगे, लेकिन जनता की आंखों में जो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो रहा है उससे नहीं बच पाओगे। और जो रिकॉर्डिंग हो गई है इनके अंदर, समय आने पर हम लोग भी वही व्यवहार करेंगे जो आज आप व्यवहार कर रहे हो। इसलिए मदद करिए हमारी बहन की। हम लोग कभी भी कानून और संविधान के बाहर जाने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग विकास करने वाले लोग हैं, हम प्रोग्रेसिव लोग हैं, पॉजिटिव लोग हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत फैलाने वाले लोग हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक एक नेता जो हमारी पार्टी के मंच पर बैठे हैं, जिला अध्यक्ष देवी प्रसाद यादव जी, झल्लू यादव जी, यहाँ के प्रभारी बीरेन्द्र सिंह जी सांसद, प्रभुनारायण यादव जी, छोटे लाल खंगवार सांसद जी, बाल कुमार पटेल जी, लालचंद कोल जी, सत्यनारायण राजभर जी, शिव कुमार सिंह यादव जी, ललतेश पति त्रिपाठी जी, लाल बिहारी यादव जी, आशुतोष एमएलसी साहब, रमेश चंद बिन जी, जिन्हें सर्टिफिकेट मिल गया होता, सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया। हमें पूरा भरोसा इस बार डॉक्टर ज्योति को आप सर्टिफिकेट दिलाने का काम करेंगे। परवेश खान साहब, दामोदर मौर्य जी से लेकर के बहुत सारे हमारे समाजवादी साथी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, और जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, जो लगातार सहयोग और मदद कर रहे हैं चुनाव में, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं सबसे ज्यादा अपने नौजवान साथियों का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने न केवल प्रत्याशी का मनोबल बढ़ाया है, बल्कि हम लोगों का भी मनोबल बढ़ाने का काम किया है। यहाँ बैठे हुए हमारे बुजुर्ग जो दूर दूर से चल करके आए हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। और मैं जा रहा हूं इस उम्मीद और इस भरोसे के साथ कि जब 20 तारीख को आप लोग वोट डालेंगे और परिणाम जब आएगा तो समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक जीत यहां से होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अरे रोहित शुक्ला जी का भी नाम ले लीजिए, मुन्ना का भी नाम भूल गया मैं, इंदु कुमारी जी का भी मैं नाम लेना भूल गया। याद अम्बेडकर बहनी की हैं। इधर आ जाओ, आगे इधर आइए, भैया हम लोग मेहनत कर रहे हैं पूरा। अरे करिए, आइए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। समझ लेंगे भाई, बट जाएंगे तो कट जाएंगे, कट जाएंगे, कट जाएंगे। बहनों और भाइयों, हमें नहीं भूलना
हम पटे हैं तो पटे हैं, अब पटना नहीं है, एक रहना है, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, एक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक नारा जो चुनावी समर में खूब चर्चा है। बटे थे तो कटे थे, बटे थे तो बटेंगे तो कटेंगे। यूपी उपचुनाव से लेकर महाराष्ट्र झारखंड के विधानसभा चुनाव तक पोस्टर बैनर में नारे का रंग खूब छाया हुआ है। माना गया कि योगी का नारा बीजेपी की रणनीति का अस्त्र बन गया, लेकिन क्या बात है कि बीजेपी के कई नेताओं को इस नारे पर सफाई देनी पड़ रही है। इस नारे को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ये पोस्ट देखिए, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी के नारे एक हैं तो सेफ हैं का जिक्र किया। साथ ही साथ योगी के नारे बटेंगे तो कटेंगे वाला भी नारा गढ़ा। 9 लाइनों के पोस्ट में संगठन की एकजुटता पर दम भरा और दावा किया कि बीजेपी का नारा एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे ही है। इस तरह डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपने पोस्ट से बड़े संदेश और संकेत देने की कोशिश की। उनका पोस्ट सोशल मीडिया पर ऐसे वक्त में आया जब उनके एक बयान को ढाल बनाकर विपक्ष के बड़े नेता चढ़ाई कर रहे थे। अभी तो हम लोगों ने हाल ही में देखा है कि इनके अब तो नारे भी टकराने लगे हैं कि बीजेपी के नेताओं को ही योगी के नारे पर आपत्ति है। क्या था वो बयान, देखिए। कोई राजनीति तेज नहीं है और राजनीति केवल एक बात की है कि कमल खिलाना है, भाजपा को जिताना है, भाजपा गठबंधन को जिताना है, 2024 के उपचुनाव जीतना है, 2027 में फिर तीसरी बार भाजपा सरकार बनाना है। आप इस नारे को किस तरह से देखें? नहीं, हम इस नारे को एक हैं तो सेफ हैं। इधर यूपी में केशव प्रसाद मौर्य का एपिसोड चल रहा था, उधर बीजेपी के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के एक बयान को भी इसी से जोड़कर देखा गया। झारखंड की चुनावी रैली में उन्होंने एकजुटता पर नया नारा दिया। बटना मत, ये हमको तोड़ना चाहते हैं, ये हमको तोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम जोड़ना चाहते हैं। जुड़ेंगे तो जीतेंगे, आगे बढ़ेंगे, याद रखना। अब देश टूटने नहीं देंगे। नारों के अल्फाज भले ही अलग अलग हों, मगर मायने और मतलब एक ही है कि बीजेपी की रणनीति हिंदू एकजुटता के इर्द गिर्द ही घूमने लगी। इसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का दिया नारा मानो पार्टी का सबसे बड़ा चुनावी हथियार बन गया हो, जिससे विपक्ष लगातार अपने टारगेट पॉइंट पर रख रहा है। विपक्ष के छत्रप योगी के नारे पर सवालों के तीर चलाते नजर आए। अभी तो हम लोगों ने हाल ही में देखा है कि इनके अब तो नारे भी टकराने लगे हैं, और सच्चाई तो ये है कि जो लोग समाज में अपने नारे के माध्यम से बारूद बिछा रहे थे, उन्हें खुद पता लग गया है कि उनकी कुर्सी हिलाने के लिए लोग कुर्सी तक सुरंग बना रहे हैं। बताओ, उनके अपने लोग ही नारे पर एक दूसरे को डपट रहे कि नहीं डपट रहे, बताओ। दरअसल लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन के मंडल पार 2 वाले दांव ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया और 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी की गाड़ी 240 तक आकर रुक गई। यूपी महाराष्ट्र में भी सीटें कम हुई थीं, इसलिए इस बार बीजेपी ने रणनीति बदली और एकजुटता का बड़ा संदेश सियासी अखाड़े में चस्पा कर दिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। छेड़खानी का विरोध किया तो लड़की कुचल दिया। पहले तो लड़की को तंग किया और जब लड़की ने हिम्मत कर जब विरोध किया तो उसके ऊपर गाड़ी दौड़ा दी। ये जो तस्वीर देख रहे हैं वो इस वारदात का एक सबूत है। सीसीटीवी फुटेज में दिख रही इस हाई स्पीड गाड़ी में इंसान नहीं बल्कि शैतान सवार है। सड़क किनारे एक लड़की जाती दिख रही है, लेकिन पीछे से पूरी रफ्तार के साथ ही गाड़ी आती है और लड़की को सीधे कुचलती हुई मौके से भाग जाती है। दरअसल इसके पीछे लड़की पर जबरन शादी का दबाव बनाने की वजहें भी सामने आ रही हैं।
जानकारी के मुताबिक मृतक लड़की कन्नौज के पालपुर गांव की रहने वाली थी और फर्रुखाबाद में एएनएम का कोर्स कर रही थी। गांव का एक लड़का उस पर शादी का दबाव बना रहा था। उसने खुलेआम धमकी दी थी कि वो लड़की की दूसरी जगह शादी होने नहीं देगा। 15 दिन पहले आरोपी ने लड़की के साथ मारपीट भी की थी, लेकिन जब पुलिस तक शिकायत पहुंची, आरोपी ने लड़की के चाचा की भी पिटाई कर दी। आरोपी का एक तरफा खूनी इश्क ऐसा था कि लड़की पिछले कई महीनों से खौफ में थी। आरोपी लड़की और उसके परिवार को बार बार धमकी दे रहा था और आखिरकार उसने अपने इरादे को अंजाम दे ही डाला। फिर इसने धमकी दी कि मैं तेरे को जिंदा नहीं रखूंगा, मैं शादी करने वाला हूँ उसकी। तो बोला कि मैं शादी पहले उसको मार दूंगा। अच्छा। और फिर मेरे चाचा ने थोड़ा बोला उसको, तो मेरे चाचा को भी मारा। इस वारदात से स्थानीय पुलिस भी कटघरे में खड़ी है। हालांकि तफ्तीश के बाद 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। पुलिसकर्मियों पर आरोप है कि मृत लड़की के चाचा की शिकायत के बावजूद वक्त रहते कार्रवाई नहीं की गई। परिवारजन द्वारा एक लड़के के विरुद्ध नामजद तहरीर दी गई है। इसके द्वारा वाहन से दुर्घटना की गई है, जिसमें उसके द्वारा पूर्व में भी लड़की को परेशान करने की बात अंकित की गई है। प्रकरण की जांच की गई तो प्रथम दृष्टया थानाध्यक्ष छिबरामऊ सचिन कुमार, उप निरीक्षक राजकुमार पटवा, हेड मोहरे उपदेश की लापरवाही परिलक्षित हुई है। एक्सीडेंट स्थल के पास का सीसीटीवी देखा गया है, जिसमें एक सफेद स्कॉर्पियो द्वारा एक्सीडेंट किया जाना दिख रहा है। गाड़ी की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। जो तहरीर दी गई है उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस वारदात में 3 लोगों की पहचान हो चुकी है। तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन हैरानी इस बात की है कि सरफिरा आशिक अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। श्रद्धा वॉलकर के कातिल को मिली धमकी और धमकियां दी। अब एक बार फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग सुर्खियों में है। वजह है श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड के कातिल आफताब को मिली धमकी। दिल्ली का श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या की जांच कर रही मुंबई पुलिस को आरोपियों से पूछताछ के दौरान पता चला कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर श्रद्धा का कातिल आफताब पूनावाला भी है। मुंबई पुलिस के इस खुलासे के बाद तिहाड़ तक हड़कंप मच गया है। खबर के बाद दिल्ली की पुलिस भी अलर्ट हो गई है। श्रद्धा की हत्या का आरोपी आफताब पूनावाला फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। मुंबई पुलिस के खुलासे के बाद तिहाड़ की जेल नंबर 4 की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। मुंबई पुलिस के मुताबिक बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के आरोपी शिव कुमार गौतम उर्फ शिवा ने बताया कि शुभम लोनकर ने आफताब पूनावाला पर हमला करने की चर्चा की थी। हालांकि पूनावाला की कड़ी सुरक्षा के कारण गिरोह ऐसा नहीं कर पाया। दरअसल मई 2022 में वसई की रहने वाली श्रद्धा वॉलकर की दिल्ली में उसके लिव इन पार्टनर आफताब पूनावाला ने हत्या करके टुकड़े कर दिए थे। टुकड़ों को आरोपी ने फ्रिज में रखा था। मामला नवंबर 2022 में सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस ने आफताब को गिरफ्तार कर लिया। आफताब तिहाड़ जेल में फिलहाल बंद है। अभी ये केस कोर्ट में चल रहा है और इसकी जांच भी अभी जारी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। झांसी मेडिकल कॉलेज में आग ने ली 10 मासूमों की जान। शिशु वार्ड में आग से कई बच्चे झुलसे, करीब 40 बच्चों को बचाया गया। झांसी हादसे के पीड़ितों से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने की मुलाकात। हादसे पर सीएम योगी सख्त 12 घंटे में मांगी जांच रिपोर्ट। यूपी के मऊ में मामूली बात पर 2 गुटों में झड़प, कई गाड़ियों में तोड़फोड़, पुलिस टीम पर पथराव, भारी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती। पीएम मोदी आज 3 देशों की यात्रा पर होंगे रवाना। नाइजीरिया, ब्राजील, गुयाना का करेंगे दौरा। ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। और आज दिल्ली में सनातन धर्म संसद देवकी नंदन ठाकुर के आह्वान पर होगी महासभा। कई धर्मगुरुओं को भेजा गया निमंत्रण। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। 10 बच्चों की मौत हो गई है। करीब 40 बच्चों को सुरक्षित निकाला गया है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जांच के आदेश भी दे दिए हैं। तो ये झांसी की घटना है, छोटे छोटे बच्चे, देखिए जो बच्चों का वार्ड था वहां पर ये आग लगी और शिशु वार्ड था ये NICU, जहां पर शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी और वहां खिड़की तोड़कर 37 से ज्यादा बच्चों को बचाया गया, निकाला गया, जबकि 10 बच्चों की मौत हो गई। आग लगने की घटना के बाद मेडिकल कॉलेज में देखिए कैसे भगदड़ मच गई, लोग इधर से उधर भागते रहे। देखिए वो मासूम, वो छोटे बच्चे, वो दुधमुहे बच्चे जिन्होंने अभी सिर्फ आंखें भी नहीं खोली थी, जो अभी अभी पैदा हुए थे, शिशु वार्ड में थे, कितने घरों का सपना उजड़ गया है, कितनी माओं की कोख खाली हो गई है और कितने घरों में इस वक्त मातम पस रहा है। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं, जिसके छोटा बच्चा हॉस्पिटल में होता है कि बच्चे की देखरेख वहां पर ज्यादा अच्छी होगी, बच्चे को कोई दिक्कत है तभी NICU में कोई भर्ती होता है, बच्चा पैदा होने के बाद वहाँ सीधे NICU वार्ड में थोड़ी देर के लिए भी बच्चों को रखा जाता है, कभी बच्चों को दिक्कत होती है तो ज़्यादा देर के लिए रखा जाता है। तो कितने घरों का सपना जो है वो उजड़ गया है। और ये देखिए ये अफरा तफरी का माहौल मेडिकल कॉलेज में, बहुत बड़ी घटना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच के आदेश दिए और 12 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगी है। मुख्यमंत्री काफी सख्त दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि DIG, पुलिस अधीक्षक, पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारी समेत फायर ब्रिगेड की कई टीमें मौके पर मौजूद है और साथ ही यूपी के डिप्टी CM और हेल्थ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक भी घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं। युद्ध स्तर पर राहत और बचाव के निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। देखिए 40 बच्चों को बचाया गया है। आग झांसी मेडिकल कॉलेज में लगी है और आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट अभी बताया जा रहा है और ये आग हॉस्पिटल में NICU वार्ड में लगी, जो कि शिशु वार्ड होता है, जहां छोटे छोटे बच्चों को रखा जाता है। 10 बच्चों की मौत हो गई है। 10 बच्चों की इस भयंकर हादसे में मौत हो गई है। ये 4 कैमरों से ली गई तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद थी, ये फायर फाइटर्स और ये पूरा अमला आग को बुझाने की कोशिश करते हुए। हालात का जायजा लेने के लिए ब्रजेश पाठक झांसी पहुंचे हैं। यूपी के डिप्टी CM पीड़ितों से ब्रजेश पाठक ने मुलाकात की है, उनको ढांढस बताया है। झांसी हादसे का CM योगी ने संज्ञान लिया है। 12 घंटे में CM ने हादसे की जांच की रिपोर्ट भी मांगी है। दस बच्चों की बहुत ही दुखद मृत्यु हुई है और हम सब परिजनों के साथ मिलकर के बच्चों को आइडेंटिफाइड कर रहे हैं कि किन किन बच्चों की डेथ हुई, किन परिजनों के हैं। घटना के जांच के आदेश उच्च स्तरीय दिए गए हैं। पहली जांच तो शासन स्तर से होगी, जो हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा। दूसरी जांच पुलिस प्रशासन और जिले के स्तर से होगी, जिसमें फायर विभाग की भी टीम शामिल होगी। और तीसरी मजिस्ट्रेटी जांच के भी आदेश दिए गए हैं। हर स्थिति में घटना के कारणों का पता लगाया जाएगा और जो भी कारण होंगे वो आपके समक्ष, हम प्रदेश की जनता के समक्ष आपके माध्यम से रखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि घटना कैसे हुई, किन कारणों से हुई, इस बात का हम पता लगाएंगे और यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो उसकी जिम्मेदारी भी हम तय करेंगे, उनके खिलाफ भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं।